वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान सीरीज के अंतर्गत इतिहास से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार पश्चिम में मकरान समुद्र तक था या इराक तक था, अरब देशों तक था, भूमध्य सागर तक था। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, मकरान समुद्र तक था। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पश्चिम में मकरान समुद्र तक था। हो सकता है ऑप्शन में मकरान समुद्र नहीं दे तो आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान, या फिर सूत कांगेडोर रहेगा तो वो भी हो जाएगा। क्लियर? पूर्व में पूछा जाए तो आलमगीरपुर होगा। अगर आलमगीरपुर पूछा जाए कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? उसके बाद उत्तर में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है तो ये मांदा तक है। मांदा मतलब जम्मू कश्मीर। क्लियर? और दक्षिण में पूछा जाए तो दायमाबाद महाराष्ट्र। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी वस्तु सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष के रूप में नहीं मिली है? स्वर्ण आभूषण, खेल के पासे, साड़ियाँ, बच्चों के खेलने के झुनझुने। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 के सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, साड़ियाँ। आप भी खुद से सॉल्व करते जाइएगा और 20 में कितना आप सही करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है कि निम्न में से किसकी पूजा संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की ही देन है? इंद्र पूजा, विष्णु पूजा, शिव पूजा या गणेश पूजा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है निम्न में से किसकी पूजा संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की ही देन है? इंद्र पूजा, विष्णु पूजा, शिव पूजा या गणेश पूजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा, शिव पूजा। क्या होगा? शिव पूजा। शिव पूजा जो हम लोग करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि सिंधु लिपि मूल द्रविड़ लिपि ही है या फिर आरंभिक आर्य लिपि स्वीकार की गई है, या फिर अभी इसे पढ़ा नहीं जा सका है, या फिर इसमें से कोई कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सिंधु लिपि कैसी लिपि थी? मूल रूप से द्रविड़ लिपि ही है, या फिर आरंभिक आर्य लिपि को ही स्वीकार किया गया, या अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, या इनमें से कोई कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? वंश, आर्थिक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक रीति रिवाज। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, व्यक्तिगत गुण। याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो व्यक्तिगत गुण था। क्या था? व्यक्तिगत गुण। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद काल में अंतरजातीय विवाह पूर्ण रूपेण वर्जित थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है खुलेआम प्रचलित थे। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि यदा कदा होते थे, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि अंतरजातीय विवाह के लिए राजा की स्वीकृति आवश्यक थी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? ऋग्वैदिक काल में अंतरजातीय विवाह खुलेआम प्रचलित थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, छठा का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर?
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि पूर्व वैदिक काल में शिक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। वैदिक मंत्रों को या फिर गणित को, राजनीतिक को या धर्म और सदाचार को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? पूर्व वैदिक काल में शिक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। वैदिक मंत्रों को, गणित को, राजनीतिक को या फिर धर्म और सदाचार को। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? वैदिक मंत्रों को। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही होगा। पूर्व वैदिक काल में शिक्षा के अंतर्गत सर्वोच्च महत्व वैदिक मंत्रों को दिया जाता था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ कब से हुआ? 600 ईसा पूर्व से पहले या फिर अशोक के शासन काल में या 300 ईस्वी में या फिर कनिष्क के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ कब से हुआ? 600 ईसा पूर्व से पहले या अशोक का जब शासन काल हुआ उस समय या फिर 300 ईस्वी में या कनिष्क जब शासन यानी कि शासक बने तब। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। क्या होगा? विकल्प पहला। 600 ईसा पूर्व से पहले भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 BC से पहले हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, मैकियावेली के प्रिंस ग्रंथ के साथ निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है कालिदास की शकुंतला नाटक से या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से या फिर वात्स्यायन का कामसूत्र से या फिर त्रिबलूर का त्रिकुरर से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप VVI क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैकियावेली के प्रिंस ग्रंथ के साथ निम्न में से किसकी तुलना की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यहाँ पर याद रखिएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा और शकुंतला नाटक कालिदास के द्वारा। ये तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक सभ्यता की तुलना में सिंधु घाटी की सभ्यता अधिक विकसित थी, समान रूप से विकसित थी या फिर कम विकसित थी या बहुत पिछड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, अधिक विकसित थी। वैदिक सभ्यता के तुलना में सिंधु घाटी सभ्यता अधिक विकसित थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, पुरातत्व संबंधी खुदाइयों में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष के रूप में जो मूर्तियां मिली है वो किसकी मूर्तियां हैं? क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि पुरातत्व संबंधी खुदाइयों में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष के रूप में जो मूर्तियां मिली है वो किसकी मूर्तियां हैं? विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र की या फिर मातृ देवी की। इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, मातृ देवी। याद रखिएगा कि पुरातत्व संबंधी जब खुदाई हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष के रूप में मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से किस प्रकार की कला का विकास जैन धर्म और बौद्ध धर्म की देन नहीं है? इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चुनना है कि कौन सी कला का जो विकास हुआ वो जैन काल और बौद्ध काल में नहीं हुआ, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की देन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है मूर्ति कला, नृत्य कला, स्थापत्य कला या चित्रकला। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, ये नृत्य कला जो है इसका विकास जैन धर्म और बौद्ध धर्म के काल में नहीं हुआ। बाकी यहाँ पर मूर्ति कला, स्थापत्य कला और चित्रकला ये तीनों का जो विकास हुआ वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय ही हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था?
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था? अमरावती, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प पहला अमरावती। याद रखिएगा कि अमरावती बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र रहा। किस कला का? बौद्ध कला का। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? नागार्जुन या फिर अंगुलीमाल, संघमित्र या वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? नागार्जुन, अंगुलीमाल, संघमित्र या वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा वसुबंधु। याद रखिएगा विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य वसुबंधु थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की करुणा पर विशेष बल दिया गया, बुद्धि पर विशेष बल दिया गया, योग्यता पर विशेष बल दिया गया या उच्चता पर विशेष बल दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध की करुणा पर विशेष बल दिया गया। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प पहला, करुणा पर विशेष बल दिया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया क्योंकि उनका मध्यम मार्ग नास्तिक और आस्तिक के बीच का मार्ग था। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि उनका मध्यम मार्ग वैदिक धर्म और जैन धर्म के बीच का मार्ग था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि मध्यम मार्ग अति भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। या फिर अगला ऑप्शन दिया गया है कि उपरोक्त तीनों। यहाँ पर क्वेश्चन 16 दिया गया है कि बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था वो क्यों दिया था? तो यहाँ पर देखिए मध्यम मार्ग का उपदेश था उनका कि मध्यम मार्ग अति भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। क्लियर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा, बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया क्योंकि मध्यम मार्ग अति भोग विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि आर्य मूल रूप से मूर्ति पूजक थे, प्राकृतिक पूजक थे या रुद्र उपासक थे या फिर उपरोक्त सही कथन यानी कि उपरोक्त सभी कथन असत्य है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि आर्य मूल रूप से मूर्ति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, रुद्र उपासक थे या फिर ये तीनों विकल्प क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, आर्य मूलतः क्या थे? प्राकृतिक पूजक थे। और आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। क्लियर। यानी कि आर्य का जो मूल स्थान था वो मध्य एशिया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के जिन 4 स्थानों पर पीठों की स्थापना की वे हैं। ऑप्शन दिया गया है बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारका। दूसरा ऑप्शन दिया गया है केदारनाथ, रामेश्वरम, गंगा सागर एवं सोमनाथ। तीसरा ऑप्शन दिया गया है गंगोत्री, तिरुपति, वाराणसी एवं नासिक। चौथा ऑप्शन दिया गया है यमुनोत्री, महाबलीपुरम, कामरूप एवं उज्जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा विकल्प पहला। याद रखिएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 स्थान बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारिका ये 4 पीठों की स्थापना किए थे। अगर पूछा जाए कि बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी एवं द्वारिका 4 पीठों की स्थापना किसने किए तो आंसर हो जाएगा आदि गुरु शंकराचार्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि सिंध में
अरबों का प्रभाव समाप्त होने के कारणों में से एक कारण यह था कि सिंध एक गरीब प्रदेश था एवं वहां आवागमन और संचार के बढ़िया साधन नहीं थे। दूसरा ऑप्शन दिया गया है अबू बिन कासिम योग्य शासक नहीं था। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि अरबों का धार्मिक उत्साह समाप्त हो गया था। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि सिंध में आंतरिक अशांति थी। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, अरबों का धार्मिक उत्साह समाप्त हो गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता नामक यात्री दिल्ली आया। देखिए यहाँ पर इब्न बतूता दिल्ली कब आए थे? तो 1333 ईस्वी में। यह किस देश का निवासी था तथा किसके शासनकाल में आया था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता नामक यात्री दिल्ली आया था। यह किस देश का निवासी था तथा किसके शासनकाल में ये भारत आया था? ऑप्शन दिया गया है चीन, यानी ये कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन दिया गया है चीन, मोरक्को, अबिसिनिया या मिस्र। उसके बाद शासक का नाम दिया गया है, यानी कि शासनकाल दिया गया है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर जैनुल आबदीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है। अगले वीडियो में जिनका आंसर सही होगा उनका हम नाम लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।